जो हमने दास्तां अपनी सुनाई तो आप क्यों रोए। जी हाँ, यही सूरत हाल आज संसद में दिखाई दे रहा है, भारत के संसद में, जब केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। अब इस मामले में विपक्ष रो रहा है। जी हाँ, विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लाकर राज्यों का जो अनुपातिक हिस्सा है पार्लियामेंट में, संसद में, उसे कम करने की कोशिश की जा रही है, खासकर जो साउथ के स्टेट हैं यानी दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको लेकर बड़ा जबरदस्त विरोध शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये विधेयक क्या है और इस विधेयक से किसको नुकसान है, किसको फायदा है। क्या वाकई दक्षिण भारत के राज्यों को इसका नुकसान है? क्या वाकई इससे बीजेपी को फायदा होगा? नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस विधेयक को लाने के लिए संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया और गृह मंत्री अमित शाह ने जो संविधान संशोधन विधेयक है आज उसे लोकसभा में पेश भी कर दिया, विपक्ष के हंगामे के बीच और विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर इन तीन जो विधेयक संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं संसद में, उनमें क्या है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इसे महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में आरक्षण बढ़ाने के लिए जरूरी कदम बताया है या बता रही है। और इस विशेष सत्र में सिर्फ महिलाओं का आरक्षण बढ़ाने के लिए ही ये विधेयक पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा सरकार ने 2 और विधेयक पेश किए हैं और उसमें अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हैं। एक विधेयक मौजूदा 543 लोकसभा सीटों को बढ़ाने के लिए होगा, जबकि दूसरा विधेयक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने और उनमें सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो जो पहला विधेयक है वो है 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026, दूसरा है परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये 3 विधेयक हैं जो आज संसद में पेश किए गए हैं इस विशेष सत्र में और तीसरे दिन यानी 18 अप्रैल को इस पर फाइनल चर्चा का जवाब अमित शाह देंगे। अब संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, तो ये जो विधेयक है लोकसभा सदस्यों की क्षमता को मौजूदा जो 543 नंबर की क्षमता है मौजूदा लोकसभा की, उसको बढ़ाकर 850 तक करेगा, जिसमें 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि 2026 के बाद की जनगणना का इंतजार किए बिना नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया यानी डिलिमिटेशंस का जो प्रोसेस है उसे पूरा किया जा सके। और विपक्ष की आपत्ति जो है इसी बात पर है। अब इस बिल का मुख्य उद्देश्य 2029 के चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू भी करना है। अब जो दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 है, ये विधेयक पुराने परिसीमन अधिनियम 2002 को निरस्त करके उसकी जगह ले लेगा और इस विधेयक के अंदर एक नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है और ये आयोग नवीनतम जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों यानी इलेक्टोरल जो क्षेत्र है, इलाके हैं, उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा। तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये एक सक्षम विधेयक जिसे इनेबलिंग बिल कहते हैं वो है, जो राज्यों के अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। ये तीनों विधेयक मुख्य रूप से महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने और देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव यानी परिसीमन डिलिमिटेशन करने के लिए लाए जा रहे हैं।
अब इस नई व्यवस्था में राज्यों से ज्यादा 815 मेंबर चुने जाएंगे, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य लोकसभा पहुंचेंगे। अब सीटों की संख्या बढ़ने से तकनीकी रूप से हर निर्वाचन क्षेत्र का भौगोलिक आकार भी छोटा हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है और यहाँ 100 सीटें हो जाएंगी तो निश्चित रूप से जो लोकसभा का एरिया है वो छोटा हो जाएगा। इन 850 सीटों में से 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में करीब 280 सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही इस नए आरक्षण के तहत चुनाव लड़ेंगी। अब इस परिसीमन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान भी तय हो गया है, शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस का कहना है कि वो इस बिल के खिलाफ वोट करेगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने कहा है, और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा कि इसके लिए जल्दबाजी किस बात से की जा रही है। अब आज से शुरू हुए संसद के इस विशेष सत्र में सरकार ने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए भी कमर कस ली है। यानी दोनों विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे पर कमर कस चुके हैं। इस बिल को सत्ता पक्ष इस बिल को पास कराना चाहता है और विपक्ष इस बिल को फिलहाल रोक देना चाहता है। अब यह है कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध तो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और वो कर भी नहीं सकता है, लेकिन महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन पर उसकी निगाहें हैं और वो इस पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ किया है, स्पष्ट किया है कि नए परिसीमन में देश के किसी भी हिस्से, विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। और ये बात अमित शाह ने भी कोयम्बटूर में पिछले दिनों कही थी कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी एक भी सीट जो है वो कम नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को आशंका है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण जो नया डिलिमिटेशन होगा उसमें उनकी लोकसभा की सीटें घट सकती हैं। लेकिन सरकार ने इस शंका को पूरी तरह से खारिज करते हुए एक बार फिर स्पष्ट किया है, आज संसद में भी स्पष्ट किया है कि सीटों की बढ़ोतरी हर राज्य के लिए एक समान यानी 50% होगी। लोकसभा में सीटों की अधिकतम सीमा 850 तय की गई है, 850 तय की गई है, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी राज्य की सीटों में कटौती का कोई सवाल नहीं उठता है। अब सरकार के तर्क ये भी है, सरकार का तर्क ये कहना है कि 1976 के बाद से लोकसभा की सीटों में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए स्पष्ट और नया परिसीमन समय की मांग है। और परिसीमन की प्रक्रिया आखिरी प्रकाशित जनगणना 2011 के आधार पर पूरी की जाएगी और पूरा विवाद इसी पर है। विपक्ष चाहता है कि जो नया जनगणना हो उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाए, और लेकिन सरकार का यह कहना है कि 2011 की जो जनगणना है, जो लेटेस्ट जनगणना है आज की तारीख में, अभी तक अगर हिंदुस्तान के हिसाब से देखा जाए तो उसके आधार पर होगी। हालांकि अभी ये बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ है। सरकार का यह भी कहना है कि इस पर विचार किया जा सकता है और संभवतः सरकार इस बात के लिए सहमत भी हो जाए कि जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसे इस ताजा जनगणना के बाद ही किया जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है और इस जातिगत जनगणना के दौरान जो है वो एक्चुअल जो जनगणना है वो भी हो जाएगी। बहरहाल ये बहस का विषय है, लेकिन हम आपको ये बता दें कि आखिर इस डिलिमिटेशन के बिल से किसको कितना फायदा है और किसको कितना नुकसान है। सरकार का कहना है कि हर राज्य की लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये बात जो है सरकार के द्वारा जो विधेयक जारी किया गया है उसके मसौदे में साफ साफ रूप से नहीं लिखा गया है। इस मसौदे में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का प्रस्ताव है, यानी फिर से बांटने का प्रस्ताव है, जिससे कई राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी बरकरार रखना मुश्किल लग सकता है अगर ये 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाए। लेकिन सरकार का कहना है कि इस मसौदे को लेकर इसकी गलत व्याख्या की जा रही है और जो लोग कुछ पाठ पढ़कर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि दक्षिण भारत की ताकत घटेगी, वे पूरी और साफ तस्वीर नहीं देख रहे हैं। अब आज से तमिलनाडु में विरोध शुरू हो गया, कर्नाटक में भी विरोध शुरू हो गया, संसद में तो विरोध इंडिया गठबंधन कर ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के लिए आसान नहीं होगा इस बिल को पास कराना।
जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन जो है इसने कहा है कि वो इस बिल के खिलाफ मतदान करेगा। बुधवार को एक बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की और उस बैठक में यह फैसला किया गया। उसकी जानकारी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्होंने मीडिया को भी दी। इंडिया अलायंस ने, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडिया अलायंस ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वो संविधान संशोधन विधेयक 131वें 2026 का जो इसमें जो परिसीमन शामिल है, डिलिमिटेशन शामिल है, उसके प्रावधान है, उसके खिलाफ वो मतदान करेगा। हालांकि वो महिला आरक्षण के मतदान के खिलाफ नहीं है। अब इस परिसीमन के खतरों का उल्लेख करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटें भाजपा को चली जाएंगी। उधर पी चिदम्बरम जो तमिलनाडु से आते हैं, पूर्व गृह मंत्री भी हैं, उनका कहना है, उन्होंने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनमें आरोप लगाया कि प्रस्तावित लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी और उसके बाद होने वाले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से दक्षिणी राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व काफी कम हो जाएगा और संसद में उनकी आवाज कमजोर पड़ जाएगी। कोयम्बटूर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परिसीमन से पहले कुल सीटों में 50% वृद्धि करने की योजना एक चाल है, केंद्र सरकार की चाल है, जिसका मकसद है तमिलनाडु जैसे राज्यों के रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व को कम करना और उसे छिपाना है अपनी इस गलती को। उन्होंने कहा कि यदि सीधे परिसीमन किया जाता तो तमिलनाडु की सीटें 39 से घटकर 32 हो जाएंगी, जो जनता को साफ साफ दिखाई दे रहा है और देता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और जो ये प्रस्तावित परिसीमन है, डिलिमिटेशन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र को कैसे बदल देगा। तो हम आपको एक चार्ट दिखाते हैं और उस चार्ट के जरिए जो है हम आपको बताते हैं कि किस राज्य को कितना फायदा होगा और किस राज्य को कितना नुकसान होगा। सरकार का कहना है कि हर राज्य को 50% सीटें ज़्यादा मिलेंगी। अब सरकार के आंकड़ों पर या उसके आधार पर, बिल के मसौदे के आधार पर अगर हम कहें तो हम आपको बताते हैं कि किस स्टेट को में कितनी सीटें हैं और किस स्टेट को कितनी सीटें किसकी बढ़ जाएंगी। यूपी की अगर बात करें तो इसमें 80 सीटें हैं और ये प्रपोज जो सीट होगी, प्रस्तावित जो सीटें होंगी वो 120 होंगी, यानी 40 सीटों का गेन होगा। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, इसकी 72 हो जाएंगी, इससे 24 सीटों का फ़ायदा होगा। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं, इसे 63 सीटें मिलेंगी और इसको 21 सीटों का फ़ायदा। बिहार 40 सीटें हैं, 60 सीटें होंगी, 20 का फ़ायदा। तमिलनाडु 39 सीटें हैं, 59 सीटें होंगी, 20 का फ़ायदा। मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं, 44 हो जाएंगी, 15 का फ़ायदा। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, 42 हो जाएंगी, 14 का फ़ायदा। गुजरात में 26 सीटें हैं, 39 हो जाएंगी, 13 का फ़ायदा। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें 38 होंगी, 13 का फ़ायदा। राजस्थान में 25 सीटें 38 होंगी, 13 का फ़ायदा। उड़ीसा में 21 सीटें 32 होंगी, 11 का फ़ायदा। और केरला की बात करें तो केरला में 20 हैं, हो जाएंगी 30, फ़ायदा होगा 10 का। लेकिन विपक्ष का जो कहना है कि तस्वीर इससे उलट है। अगर 2011 के जनगणना के आधार पर अगर इसको लागू किया जाता है, इस परिसीमन को, डिलिमिटेशन को, तो उसमें दक्षिण भारत के राज्यों को भारी नुकसान होगा। अब कितना नुकसान होगा ये भी हम आपको चार्ट के जरिए दिखाते हैं। अब अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन किया जाता है तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, और ये आंकड़े हमने हिंदू अखबार से लिए हैं, और हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 13 सीटों का अंतर होगा, यानी 80 से 93 सीटें हो जाएंगी। महाराष्ट्र में मात्र 3 सीटों का अंतर होगा, बिहार में 10 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन वेस्ट बंगाल में 2 सीटें घट जाएंगी, यानी 40 हो जाएंगी। मध्य प्रदेश को 5 सीटों का फ़ायदा होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा तमिलनाडु को, जिसके 11 सीट कम होने की आशंका है। राजस्थान में 8 सीटें बढ़ेंगी और कर्नाटक में 2 सीटें घट जाएंगी। गुजरात में 2 सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में 5 सीटें घट जाएंगी। उड़ीसा में भी 3 सीटें घटेंगी और तेलंगाना में भी 2 सीटें घटेंगी। केरला में 8 सीटें घट जाएंगी, झारखंड में 1 सीट बढ़ेगी, आसाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पंजाब में 1 सीट घट जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 सीट बढ़ेगी, हरियाणा में 2 सीटें बढ़ेंगी, दिल्ली में 5 सीटें रहेंगी, जम्मू कश्मीर में 3 सीटें रहेंगी,
बढ़ेंगी। उत्तराखंड में 1 सीट कम हो जाएगी और उसी के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 1 सीट कम हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हम बात करें त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, सिक्किम, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, लद्दाख और लक्षद्वीप, तो यहाँ पर सीटें घट जाएंगी। कम से कम 1-1 सीटें ज़रूर घटेंगी। और इसी बात का डर दक्षिण भारत के राज्यों का है और जिसको लेकर इंडिया ब्लॉक इसके अगेंस्ट खड़ा हो गया है।